अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि जो खान साहब ने आर्मी चीफ को ख़त लिखने का फैसला किया उसके बारे में क्या खबरें आ रही हैं, क्यों वो ये ख़त लिख रहे हैं, किसके कहने पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं इस ख़त में और इसका मकसद क्या है, इस सब के ऊपर बात होगी। इसके साथ साथ एक अहम केस फिर से खान साहब के ऊपर खुल गया है और ये केस टेरियान वाइट केस है। अगरचे इसके बारे में ये कहा गया था कि इसका फैसला हो चुका है, लेकिन अब ये दोबारा समाअत के लिए कैसे मुकर्रर हो गया है इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ जी आज ये भी बताएंगे आपको इमरान खान साहब से एक अहम मुलाकात चंद दिनों में हो सकती है, इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू भी हो रही है। इस मुलाकात के बारे में भी बात करेंगे कि वो किसके साथ है। और फिर ये भी बात बताएंगे आपको कि जो खान साहब का आज का एक इंटरेक्शन था अपने वकीलों के साथ, उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और वो खुश भी हुए किसी बात पर। वो क्या थी बात, वो भी आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको ये बता दें कि आर्मी चीफ को ख़त लिखने के हवाले से खान साहब ने अपने जो कोर कमेटी के लोग हैं, जो उनके वकला हैं, उनसे भी मुशावरत की और उन्हें कहा भी है कि आप भी इस सिलसिले में कुछ एक रफ सा जो ड्राफ्ट है उसको तैयार करें और फिर कुछ पॉइंट्स खान साहब भी उन्हें बीच में बताएंगे, उसकी नोक पलक भी संवारेंगे, कुछ एडिट भी करवाएंगे चीज़ें। बेसिक कुछ आइडिया उन्होंने ज़रूर शेयर किया उनके साथ, लेकिन बेसिकली उन्होंने उन्हें भी कहा है कि आप भी इसमें अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसके थ्रू कोई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। खान साहब ज़्यादातर इसमें जो मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर थोड़ी सी नरेट भी करेंगे कि पाकिस्तान के इस वक्त क्या हालात हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से उनकी बात है उसके ऊपर भी उन्होंने ये कहा है कि जी जो ये मामलात हैं इसी तरह हाथ से निकल रहे हैं और किस तरह लोगों में बेचैनी बढ़ रही है, तो इस चीज़ को भी वो बीच में लेके आएंगे। और फिर पाकिस्तान के भी जो हालात हैं, मईशत की जो बुरी सूरत हाल है, जो आम आदमी की इस वक्त कंडीशन है, मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी है, अदलिया के अंदर जो बेचैनी है, ये सब चीज़ों को डिस्कस करके खान साहब बेसिकली आर्मी चीफ साहब को ये दावत देंगे कि वो इन तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए सोचें, इनका हल निकालने के लिए बैठें। और एक तरह से आप इसको यूं कह सकते हैं कि ये एक मफाहमत का हाथ बढ़ाने की कोशिश है, जिसमें इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ मुल्क की खातिर, ये नहीं कि इमरान खान के केसेस ख़त्म करने की खातिर या उनको इक़्तिदार में बिठाने की खातिर, बल्कि मुल्क की खातिर कुछ चीज़ों के ऊपर ज़रूर बातचीत करें और उसके ऊपर निगोशिएट करें। अब ये ख़त जो है इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी ये ख़त बुशरा बीबी साहिबा के कहने के ऊपर इमरान खान साहब लिख रहे हैं और उनकी तरफ से ये मशवरा दिया गया था कि आप आर्मी चीफ को ख़त लिखें। वैसे मुझे ये ख़बर कोई इतनी दुरुस्त मालूम नहीं होती कि बुशरा बीबी के कहने पे वो ख़त लिख रहे हों। मेरे अंदाजे के मुताबिक खान साहब पहले भी ये बात कई दफ़ा कर चुके हैं मुख्तलिफ सवालों के जवाब में, जब उनसे ये पूछा गया कि जी आर्मी चीफ से आप मिलेंगे या किससे बात करेंगे, उनसे क्या बात करेंगे, तो इन सवालों के जवाब में पहले भी खान साहब ये कह चुके हैं कि मुल्क की खातिर मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ, बैठने के लिए उसके साथ तैयार हूँ, भले वो मुझे कितना ही ज़ाती तौर पर ज़ाती हैसियत में नुकसान पहुँचा चुका हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुल्क की खातिर मैं ज़रूर किसी से भी बात कर सकता हूँ। तो खान साहब इस मामले में पहले भी क्लियर थे और ये उनका अपना इनिशिएटिव बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने चीफ जस्टिस को भी एक ऐसा ही ख़त लिखा था और उसमें भी उन्होंने काफ़ी तवज्जो दिलाई थी बहुत से मामलात की तरफ, और खैर उसका चीफ जस्टिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि आर्मी चीफ इमरान खान साहब के ख़त का भी कोई रिस्पांस देंगे जो हालात हैं। लेकिन खान साहब ये ख़त लिखकर ये ज़रूर तासुर देना चाहते हैं कि उन्होंने जिनको वो बदतरीन मुखालिफ भी समझते थे उनको भी मुल्क की खातिर दोस्ती का एक पैगाम ज़रूर भेजा, या कम अज़ कम आप ये कह लें कि ये ज़रूर पैगाम भेजा कि उन्हें उनके साथ कोई ज़ाती मुखासमत नहीं है, मुल्क की खातिर वो बैठ जाएं। अच्छा, इस ख़त के ऊपर बहुत रिएक्शन भी आएगा और मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो इमरान खान मुखालिफ लोग हैं वो ये कहेंगे कि खान साहब बेसिकली देखा हम ना कहते थे, थक चुके हैं, अब वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, अब वो माफ़ी का ऐलान ही है, ये ख़त नहीं है, बेसिकली ये माफ़ीनामा ही है। तो इस तरह की बातें भी वो करेंगे और ये ताने भी मारेंगे कि जनाब बेसिकली आर्मी चीफ लिफ्ट नहीं करा रहे, वो तो साफ कह चुके हैं कि हम क्यों किसी सियासी जमात से बात करें, और खान साहब अब देखिए जी मरे जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए। तो ये बात ज़रूर होगी
और दूसरी तरफ इसका कोई हमें बज़ाहिर नज़र भी नहीं आ रहा कि कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आएगा। तो खान साहब का ये ख़त जो है ये बेसिकली एक तो ज़ाहिर है तारीख़ का हिस्सा बनेगा, रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, और ख़ान साहब इससे ये मकसद लेना चाहते हैं कि वो ये तासुर ज़ाहिर कर सकें कि वो कोई ऐसे इंसान है जो कि अपनी किसी अना में मुब्तला हैं और किसी भी शख्स के ऊपर क्रॉस लगा के बैठे हैं कि भाई मुझे इससे बात नहीं करनी, भले मुल्क के जो भी हालात हों। तो बहरहाल इसके ऊपर मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी बात करने का मौका मिलेगा बाकी लोगों को, लेकिन ये हतमी तौर पर तभी कहा जा सकता है जब एक दफ़ा उस ख़त का कंटेंट सामने आ जाए कि उसमें उनका लहजा क्या है, उनकी टोन क्या है, उसमें गुफ्तगू के लिए अल्फाज का चुनाव कैसा है, क्या वो कोई वार्निंग्स देंगे उन्हें, क्या वो कोई माजरत ख्वाहाना रवैया रखेंगे, या वो बिल्कुल टू द पॉइंट कोई बात करने जा रहे हैं, या वो कोई तजावीज़ देने जा रहे हैं। तो ये अभी जब ख़त के कंटेंट सामने आएंगे तभी हतमी तौर पर कहा जा सकेगा या जज किया जा सकेगा कि खान साहब ने ये ख़त लिखा क्यों। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि खान साहब का मकसद जो है वो यही है कि एक डायलॉग के लिए जो किसी भी स्टेक होल्डर जो भी मुल्क के हों, चाहे वो आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। कम से कम वो इस बात का एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। लेट्स सी जी इसका क्या अभी खत आएगा तो फिर इस पर फिर फर्दर हम बात करेंगे। लेकिन आज ही के रोज़ वकला ने जब इमरान खान साहब को ये बताया कि कल की उनकी पिक्चर के हवाले से कितना लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया और किस तरह उस पिक्चर को वायरल भी किया और उसको फॉलो भी किया, कलर को और तमाम चीज़ों के साथ किस तरीके से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया, तो खान साहब इस सारी गुफ्तगू सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराए और कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, लेकिन वो खुश और मुतमईन दिखाई दिए। तो ये नईम हैदर पंजोता साहब ने स्पेशली इस बारे में ट्वीट भी किया है कि उन्होंने ये सारी जो कल की सूरत हाल रही वो खान साहब को बताई और खान साहब ने इस पर एक स्माइल की। तो बहरहाल खान साहब कोई ऐसे तो है नहीं जो एक बंदा होता है ना बड़ा कोई सासे कमतरी का शिकार, जिसको कभी शोहरत नहीं मिली होती या किसी ने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी होती, तो वो फिर इस तरह की बातों पे बड़ा खुश हो कि वाह जी वाह मैं बड़ा मशहूर हो गया हूँ या मुझे बड़ा लोग चाह रहे हैं। तो जिस बंदे ने अपने लड़कपन से ये देखा है कि लोग दीवाना वार उसके पीछे भागते हैं, तो उनके लिए ये कोई अनोखी बात तो नहीं है जाहिर है कि लोग उनको चाह रहे हैं या उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो वो तो शुरू से ही अपनी लाइफ में ये सब कुछ देखते ही रहे हैं। तो बहरहाल ये उनका एक जेस्चर जो उन्होंने कौम के लिए दिया और फिर उन्होंने एक पैगाम भी कौम के नाम जारी किया है। ये काफ़ी लंबा एक पैगाम है जो आज पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी जारी हुआ है, जिसमें वही तकरीबन बातें हैं जो पिछले कई दिनों से खान साहब की मुख्तलिफ किस्तों में आ रही हैं, जिसमें वो सारे मुल्क के जो हालात वाक़यात हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत की बात कर रहे हैं, अदलिया और जो एक हुकूमत की एक महाज आराई है उसके ऊपर भी बात करें। बेसिकली अदलिया और हुकूमत की तो नहीं, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की महाज आराई हमें नज़र इस वक्त आ रही है बड़ी साफ साफ। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर खान साहब जो हैं उन्होंने बातचीत की हुई है। तो ये है जी खान साहब की स्टोरी। अब आ जाते हैं कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है। अदलिया के मामले पर एक बड़ा अहम आज नया सफ़ा खुला है और वो है जी टेरियान वाइट केस जो है उसको समाअत के लिए फ़िक्स किया गया है। ये केस तकरीबन 1 साल पहले इन्हीं दिनों में क्लोज हुआ था, उस वक्त जब 3 रुकनी बेंच जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, इन तीनों ने इस केस की हेयरिंग की थी और इसके काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक हेयरिंग हो रही थी। अच्छा, ये जो दरख्वास्त है वो किसी साजिद नामी शहरी की दरख्वास्त है और इंटरेस्टिंगली ये साजिद नामी जो शहरी है ये कभी इस केस की सुनवाई के लिए पेश ही नहीं हुआ। इसकी जितनी भी हेयरिंग्स हुई ये खुद कभी वहाँ पर अदालत के अंदर नहीं पाया गया। तो एक अननोन शहरी जो है वो आकर ये रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर पूरा केस चलता है और फिर ये जब केस चल जाता है तो इसके ऊपर फैसला भी महफूज होता है और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये दो जो जज साहिबान हैं वो इसके मुतल्लिक एक फ़ैसला देते हैं जो कि अपलोड होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, जिसमें वो इस पूरी समाअत के बाद कहते हैं कि ये केस काबिल समाअत नहीं है। और इसमें वो बेसिकली 2 रीज़न्स भी फराहम करते हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है, जो इस सारी डिस्कशन में भी देखने में आई थी चीज़, कि जो टेरियान वाइट है जो कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो खान साहब की कोई नाजायज़ बेटी हैं, तो वो खुद फरीक नहीं है। तो अगर वो फरीक नहीं है तो कोई भी तीसरा बंदा जिसका कोई लेना देना नहीं है मामले से, दोनों का अगर मसला है भी 2 शख्सियात का, तो उसमें किसी तीसरे शख्स का तो लेना देना नहीं है, तो वो फरीक कैसे है? तो जब वो मुतासिर ही नहीं है तो वो फरीक कैसे है?
तो पहला तो इस पे एतराज़ ये था, या तो अगर टेरियान वाइट खुद आकर ये क्लेम करती तो बात भी थी। और दूसरा जो इसमें नुक्ता था बड़ा इम्पॉर्टेंट, वो ये था कि जो इनके वकील की तरफ से एक कहा गया कि जी अमेरिका की जो अदालत है उसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया था, और उनकी जो ये साहबजादी हैं, ये मुबैना साहबजादी जो हैं, ये जमाइमा खान के साथ, उनके दोनों बेटों के साथ जो हैं वो रह भी रही हैं। तो ये सारे मामले के ऊपर जब अदालत की तरफ से ये कहा गया कि आप उस फैसले की कॉपी जो है सर्टिफाइड वो पेश कर दें, तो वो भी वकील साहब पेश नहीं कर सके थे। तो इसलिए ये एक कमज़ोर केस था जिसके ऊपर इन 2 जज साहिबान ने इस केस को तकरीबन नाकाबिल समाअत करार दे दिया था, और ये फैसला आ चुका था वेबसाइट के ऊपर। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से ये कहा गया कि उनके दस्तखत के बगैर ये फैसला जारी हुआ है, लिहाजा ये सिर्फ उनकी राय हो सकती है, ये फैसला नहीं है। और फिर कुछ ही देर बाद वो जो फैसला था उसको वेबसाइट से दोबारा हटा दिया गया। उसके बाद ये सारा मामला 1 साल तक इसी तरह खामोशी से गुजर गया। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये केस अब ख़त्म हो गया है, फैसला आ चुका है, और 3 में से 2 जजेस ने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। जबकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये अभी नामुकम्मल मामला है, क्योंकि ये प्रॉपर कोई फैसला उस तरह से नहीं जारी हुआ था तीनों जजेस की सिग्नेचर्स के साथ। लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर ये खबर सामने आई कि अब ये केस दोबारा से 1 साल बाद हियरिंग के लिए दोबारा फिक्स कर दिया गया, और फिर से 3 रुकनी बेंच बनाया गया, जिसमें अब की बार जो जज साहिबान हैं उनमें एक तो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ही हैं, जो कि ऑलरेडी पिछली समाअत में भी मौजूद थे, फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब, और तीसरी समन रिफत साहिबा। ये 3 जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया इस केस की दोबारा से हियरिंग के लिए। अब ये अपनी वैसे नौयत का अनोखा वाक़या, ऐसा कभी होता नहीं है कि आमतौर पर एक ही केस के ऊपर 2 बार इस तरह से समाअत हो और बीच में से ही बेंच कैसे गायब हो गया, कैसे दोबारा बन गया, कुछ पता था ना हो। तो ये एक अजीब मिस्ट्री सा बन गया मामला। और इनमें से भी जो अब एक जज साहब हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये तो ऑलरेडी अपना जहन दे चुके हैं, यानी ये तो अपना पूरा केस सुनने के बाद जो जहन बना चुके थे उसके मुताबिक वो फैसला भी दे चुके हैं, तो इनकी राय तो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो बाकी फिर इसका मतलब है कि 2 जो जज साहिबान हैं उनमें से कोई एक भी अगर इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये जज जो फैसला है ये पहले वाला ठीक है, नाकाबिल समाअत है, तो फिर ये केस उड़ जाएगा। लेकिन ये अब अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या ये 3 जज साहिबान दोबारा इस केस को सुनेंगे। इस केस के ऊपर क्या ये सवाल नहीं उठाया जाएगा कि टेक्निकली ये कैसे पॉसिबल है कि जब एक केस के मामले में एक फैसला अपलोड भी हो चुका, फिर उसको दोबारा आपने हटा के दोबारा समाअत के लिए कैसे फिक्स कर दिया। तो ये काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेट्स सी कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि दोबारा से जैसे पुराने केसेस जैसे जैसे हल होने के करीब जा रहे हैं, वैसे वैसे नए केसेस बनाए जा रहे हैं, जिनमें भी हमने देखा कि कुछ दिन पहले भी हमने खबर सुनी थी कि नैब का एक और तोशाखाना का केस जो है बनाया गया, उसकी दरख्वास्त जारी की गई है, नोटिस भेजे गए हैं। तो इसी तरह से अब ये दोबारा से केस भी लगाया जा रहा है, तो ये उसकी भी एक कड़ी हो सकती है कि मज़ीद केसेस में उलझाया जा सके जैसे जैसे ये केसेस अपने मंतकी अंजाम के करीब हैं। इसके साथ ही आखिर में सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि फजलुर रहमान साहब से मुलाकात जो है वो खान साहब की मुतवक्के है। काफ़ी दिनों से ये खबर आप सुन रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब के लिए इमरान खान साहब के अच्छे अल्फाज थे, या फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि जो वो मैं यहूदी एजेंट का बयान देता था खान साहब से मुतल्लिक, वो तो एक सियासी बयान था। तो उधर से भी कुछ सॉफ्टनेस हुई और इधर से खान साहब ने भी बड़ी तारीफ़ें की, जिसके बाद ये काफ़ी इम्कान बढ़ गया है कि खान साहब की जेल में मौलाना फजलुर रहमान साहब से कोई मुलाकात भी हो सकती है। और इस सिलसिले में अगर ये मुलाकात होती है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब फिर सीधा सीधा ये होगा कि फिर JUIF और PTI बाकी जमातें जो इनके साथ ऑलरेडी अलायंस कर चुकी हैं उनके साथ मिलकर एक बड़ा एहतजाज और एक बड़ा पूरा मुजाहरा, या जिसको आप मूवमेंट कह लें, लॉन्ग मार्च कह लें, जो भी कह लें, वो अब स्टार्ट करने वाली हैं अगर तो ये मुलाकात होती है। अदरवाइज़ तो ये हम देख रहे हैं कि सॉफ्टनेस है, लेकिन JUIF अपना एहतजाज कर रही है, इधर PTI अपनी तौर पर कोशिश कर रही है कि मूवमेंट चलाए। लेकिन अभी तक भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये ना भी मिले तो अपने अपने तौर पर तो जद्दोजहद खैर जारी रखेंगे और अपने अपने तौर पर एहतजाज करके हुकूमत को टफ टाइम देंगे। लेकिन अगर मौलाना के साथ खान साहब की मुलाकात हो जाती है तो ये तो वैसे एक हिस्ट्री में भी बड़ा डिफरेंट सा वाक़या होगा, क्योंकि बहुत बेहद तलखी के बाद जो है ये मामलात इस हद तक जाएंगे कि खान साहब से मुलाकात ही हो जाए। और दूसरा, फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो इस हुकूमत के लिए काफ़ी टफ टाइम्स होंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक बड़ी स्ट्रीट पावर को जन्म देंगे, जिससे हुकूमत के लिए हुकूमत चलाने के मामलात मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पता नहीं
वजह क्या है, ये बात मेरी, ये तो चले खबर की हद तक बात होगी, लेकिन जो मेरा अपना एनालिसिस है इसके ऊपर, मुझे ये समझ नहीं आती कि पीटीआई क्यों किसी भी तहरीक के लिए दूसरों की तरफ देख रही है। आपने अभी तक 2 साल से ये तहरीक खुद चलाई है, खुद लीड की है। अब आप कभी अदलिया की तरफ देख रहे हैं कि अदलिया के जज साहिबान खड़े हो गए हैं तो शायद यहाँ से अब कोई हमारे लिए मामलात बेहतर हो जाएं। कभी आप वकला की तरफ देख रहे हैं कि शायद वकला कोई तहरीक चला दें और हमें भी उसका कोई बेनिफिट मिल जाए। कभी आप मौलाना फजल रहमान और बाकी जमातों की तरफ देख रहे हैं कि ये कोई तहरीक चला दें और हम भी उनकी तहरीक का हिस्सा बन जाएं। आप खुद एक सबसे बड़ी ताकत हैं, इसलिए क्योंकि आप सबसे ज़्यादा वोट लेकर इस पार्लियामेंट में पहुंचे और आपका लीडर इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है। और इसके बावजूद भी कि आपका सारा कारकुन जो है वो एक स्ट्रेंथ में है और आपकी एक सूबे में हुकूमत है और आपके पास वसाइल हैं कि आप एक तहरीक चला सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद तहरीक चलाने से ये न जाने क्यों खौफजदा हैं कि दूसरों के सहारे और कंधे ढूंढ रहे हैं कि कोई वो चला ले, कोई जज हमारे लिए खड़ा हो जाए, कोई वकील शुरू कर दें एकदम, कोई किसान चल पड़े और हम उनके साथ शामिल हो जाएं, लेकिन ये खुद आगे बढ़कर लीड करने के लिए तैयार होते नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों नहीं है, ये मेरी समझ से बात बाहर है। अदरवाइज इनके पास इतनी क्या स्ट्रीट पावर नहीं है कि ये अपने तौर पर एहतजाज करें या बड़े जलसे करें या लॉन्ग मार्च करें, जो भी ये करना चाहें। तो ये कंधे क्यों ढूंढ रहे हैं, इस बात की अभी तक हकीकत समझ नहीं आ रही, लेकिन ये चीज़ इनकी कमज़ोरी शो कर रही है, कम अज़ कम जो लीडरशिप बाहर है उसके हवाले से। देखते हैं अल्टीमेटली क्या मौलाना साहब से इमरान खान की मुलाकात होती है या नहीं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।